गुड मॉर्निंग। आज हम फिर ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही देखेंगे अगला भाग 1857 की क्रांति। ब्रिटिश साम्राज्य में हम देख रहे थे वहां से बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना। उस तरफ देख रहे थे कि रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, चार्टर एक्ट के बारे में, कि हर चार्टर एक्ट में जो है अंग्रेज द्वारा बनाई गई नीति जिसको लागू किया जाता था कहाँ में, भारत में। और उसमें देख रहे थे कि कहीं ना कहीं उससे लाभ जो है अधिक लाभ अंग्रेजों को ही मिल रहा था। जिसमें देखे थे कि बेलेजली की सहायक संधि भी पढ़े थे कि जिसमें हैदराबाद के निजाम जो है 1798 ईस्वी में सबसे पहले जो है उनके साथ संधि किए थे। और उसके बाद हम फिर अस्थाई बंदोबस्त देखे, रैयतवाड़ी व्यवस्था देखे, महलवाड़ी व्यवस्था देखे कि सब में जो है कहीं ना कहीं किसान मजदूर लोग क्या हो रहे थे, हानि पहुंच रहा था। और उसके बाद हम आते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखें कि 1848 से 1856 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था 1857 की क्रांति का, जो इनका जो था कि राज अधिग्रहण की नीति, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड। इसमें हड़प की नीति, विलय की नीति बनाया गया था। तो इसमें हम सबसे पहले देखे थे कि अवध को 1856 ईस्वी में ही कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। कब? 1856 अवध को, बार बार पूछता है क्वेश्चन। उसके बाद हम फिर देखे झांसी को 1853 ईस्वी में व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर उसका लाभ उठा करके, किसका लाभ? गोद निषेध का लाभ उठाकर उसको अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए। फिर देखे 1851 ईस्वी में देखे थे कि पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहब जो थे उनको अंग्रेज पेशवा मानने से इनकार कर दिया था और उनको जो मिलने वाली पेंशन थी उस पेंशन को भी रोक दिया था। यानी अलग अलग जगहों पे अंग्रेजों की अलग अलग नीति का यहाँ के कहीं ना कहीं शासक, कहीं ना कहीं जमींदार, कहीं ना कहीं किसान, कहीं ना कहीं अपना धार्मिक जो इसकी शिकार हो रहा था। तो अब हम जो यहाँ देखेंगे 1857 की क्रांति का क्या स्वरूप था, तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे कि राजनीतिक कारण क्या था। तो राजनीतिक कारण को देखें, इसके बाद देखते हैं आर्थिक कारण में क्या हुआ था कि उस समय बहुत सारे भारत में लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग थे, शिल्पकार लोग थे जो कि अपना जीवन यापन कर रहे थे। कि अंग्रेजों ने क्या किया कि उस समय एक पढ़ेंगे पीछे औद्योगिक क्रांति, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से कच्चा माल को खरीदकर अंग्रेज कहाँ, ब्रिटेन में भेजने लगा और वहां से बने हुए माल को भारत में बेचने लगा। यानी वो अपना बाजार बना लिया किसको? भारत को। जिससे क्या हुआ कि यहाँ की जितने भी लघु उद्योग, छोटी छोटी कुटीर उद्योग खुले हुए थे वो सब बंद हो गए, जिसका प्रभाव काफी पड़ा गरीब मजदूर किसानों पर। इसके बाद क्या हुआ कि किसान जो भी अपनी खेती कर रहे थे, अस्थाई बंदोबस्त पर है रैयतवाड़ी, तो किसान जो है कि नगद फसल उगाने पर अंग्रेजों ने जोर दिया। नगदी फसल जैसे हो गया चाय की खेती को हम पढ़े थे। उसके बाद फिर इससे क्या होता था कि हमारे जो जीवन यापन के लिए जो हमें खाद्यान्न चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, जिससे भूखमरी की समस्या भी होने लगी थी। उसके बाद हम फिर देखते हैं बौद्धिक कारण क्या था कि वह लोग जो थे वह ईसाई थे और वह लोग हमेशा ईसाई धर्म का यहाँ प्रचार करते थे। और हमारी जो धर्म थी, हमारी भारतीय जो अलग अलग धर्म थी, इसकी वह अवहेलना किया करता था। जिसका देखेंगे बाद में कि फूट डालो और शासन करो की नीति में यही जाति का धर्म का सहारा लिया है कौन? अंग्रेज। और इसके बाद हम फिर अगला कारण देखते हैं तो सैनिक कारण। तो सैनिकों में क्या था कि शुरू में ही पढ़े थे कि ऊंचे पदों पर इसको नौकरी नहीं मिलता था, पदोन्नति यानी पदोन्नति नहीं मिल पाता था। उसके बाद हम पढ़े कि सैनिकों को जो था कि विदेशों में भेजा जाता था सैन्य टुकड़ियों को युद्ध लड़ने के लिए, और समुद्र पार करके जाना जो है हमारे धर्म के खिलाफ है। हमारा धर्म जो है गलत मानते हैं हम लोग। और इस प्रकार हम देखें कि जब भी यहाँ भारत में अंग्रेज युद्ध लड़ रहा, अंग्रेजों के साथ कोई भी युद्ध होता था तो इस सैनिकों को भेजा जाता था। और जिस समय सैनिक युद्ध में लड़ाई लड़ रहा था उस समय तो इसको भत्ता दिया जाता।
और इसके बाद उसे भत्ता भी नहीं दिया जाता था। इस प्रकार देखिए कि सैनिकों में भी इसका आक्रोश था। तो अब जो है देखते हैं वही सैन्य कारण और वही एक धार्मिक कारण जिसकी वो अवहेलना करता था, वही एक कारण बनेगा जो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बनेगा। और आज हमें वही पढ़ना है 1857 की तत्कालिक कारण क्या था, क्यों ऐसा युद्ध हुआ था। तो इसको तो पूर्व में कारण देख लिए और तत्कालीन कारण को हम देखते हैं कि उस समय अंग्रेज क्या था कि अपनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए भारत के अलग अलग जगहों पर एक छावनी बनाए हुए थे। छावनी बना करके वहां सैनिकों को ट्रेनिंग दिया जाता था, जहां पे अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग देते थे अलग अलग जगहों पे, और अलग अलग प्रकार के जो है शस्त्र जो है उनको यूज करने के लिए दिया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता है। और जहां भी सैनिकों की जरूरत पड़ती उस टुकड़ियों से उठा करके अंग्रेज ले जा रहा था। वहीं पे पढ़ेंगे कि 1857 में क्या होता है कि एक जो है इनफील्ड राइफल भारतीय सैनिकों को दिया जाता है, और इनफील्ड राइफल में जो है जो कारतूस गोली भरा जाता था उसमें एक ढक्कन लगा होता था। इस प्रकार ढक्कन लगा होता था, ढक्कन को खोला जाता था, दांत से इसको घिस करके उस कारतूस को बंदूक में डाला जाता था, और उसमें जो है गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ वह कारतूस था, और जिसको हमें मुंह से खोलना पड़ता था, जो हमारे धर्म के खिलाफ था। इसी का जो है विरोध धीरे धीरे होना शुरू हो गया। पढ़ेंगे कि 2 फरवरी को बहरमपुर में सबसे पहले इसका विरोध हुआ था। लेकिन उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे कि 29 मार्च को पढ़ेंगे कि एक घटना घटता इसी के विरोध करने पर। कब? 29 मार्च। तो यहां से आज हम शुरू करेंगे कि 29 मार्च को क्या होता है कि अंग्रेज का एक छावनी जो रहता है वह रहता है बैरकपुर। यह बैरकपुर जो है मुर्शिदाबाद बंगाल में पड़ता है। कहां? बंगाल में। वहां सैनिक को ट्रेनिंग देने के लिए यह जो बैरकपुर जो छावनी है, यह छावनी वहीं पर देखेंगे कि 34वीं बंगाल इन्फेंट्री बटालियन की 5वीं कंपनी, इसको हम याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि मंगल पांडे किस बटालियन के थे? मंगल पांडे किस कंपनी के? तो यही है 34वीं बंगाल इन्फेंट्री बटालियन की 5वीं कंपनी में एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे, जो कि चर्बी लगा हुआ कारतूस का यह क्या कर रहे थे कि विरोध कर रहे थे। यह मंगल पांडे को पढ़ेंगे, यह थे यूपी गाजीपुर, जो अभी पड़ता है बलिया जिला, वर्तमान में कौन सा? बलिया जिला। यहाँ के निवासी थे। इनका विरोध करते हैं और विरोध करने पर इस बात को अंग्रेज अधिकारी मानने से इनकार कर देता है, और इसका विरोध करता है कौन? अंग्रेज अधिकारी। इनको सजा देता है, और इसी पर क्रुद्ध होकर उस समय अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था लेफ्टिनेंट बाग, याद रखेंगे लेफ्टिनेंट बाग, दूसरा था सार्जेंट ह्यूडसन। एक लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूडसन को क्या करता है? गोली मार देते। कौन? मंगल पांडे। और गोली मारने के बाद क्या होता है? दोनों को मार देने के बाद वहीं पे एक सैनिक अदालत होता है, और सैनिक अदालत क्या करता है कि इनको 8 अप्रैल को फांसी की सजा सुना देता है। कब फांसी पड़ गया? 8 अप्रैल को। और फांसी पड़ने के बाद जब इनकी डेड बॉडी को लाया जाता है, कहां पे? बलिया जिला आता है, तो लोगों में काफी गुस्सा भी है। और यह बात जो है कि धीरे धीरे जहां भी छावनी था
वहां यह बात फैलने लगता है। छावनियों में सैनिकों के पास यह चला जाता है कि वहां जो है मंगल पांडे नाम के सैनिक को फांसी की सजा दिया गया था। क्यों? तो कारतूस का, चर्बी लगा हुआ कारतूस का विरोध करने पर। और इसके बाद होता क्या है कि इसके बाद जो अगला जो होता है कि यूपी में हम पढ़ेंगे कि वहीं पे एक जगह पड़ता है मेरठ। मेरठ में क्या होता है कि फिर देखेंगे अगला कहानी क्या हुआ 8 अप्रैल को फांसी पड़ने के बाद कि उस समय जो है अवध का कमिश्नर, एक याद रखेंगे, एक बार पूछा है यह कि अवध का कमिश्नर कौन था? तो अवध का कमिश्नर हेनरी लॉरेंस, यह अवध का उस समय कमिश्नर था। उस समय होता क्या है कि वहां जो है बंगाल का आर्मी का 11वीं और 20वीं, कौन सा? बंगाल 11वीं व 20वीं, इसको भी हम याद रखेंगे कि यह 11वीं और 20वीं नेटिव कैलिबरी, नेटिव बड़ी के जवान। अब यहां से ही इसी को देखेंगे कि अवध का कमिश्नर हेनरी लॉरेंस क्या होता है कि वहां बंगाल में आर्मी का 11वीं व 20वीं नेटिव कैलिबरी के जवान जो पड़ता है कहां? मेरठ छावनी। इसी छावनी में ये सब जवान रहा करते थे। ये बात की जानकारी किसको मिलता है? बंगाल आर्मी का 11वीं व 20वीं, इसको यह जानकारी मिल जाता है कि क्या हुआ है कि वहां पे फांसी पड़ा है। अब यहां से ये लोग क्या करेंगे कि सैनिक लोग एक प्लान तैयार करेंगे और यह प्लान जो तैयार होना शुरू हो जाता है 24 अप्रैल से ही यह लोग प्लान करना शुरू कर देते हैं। कब से? 24 अप्रैल, 24 अप्रैल से। और 9 अप्रैल को इस बात की जानकारी किसको मिल जाता है? अंग्रेज अधिकारी को। और वह क्या करता है कि 9 मई को वहां एक अदालत होता है, सैनिक अदालत, सैन्य अदालत अलग होता है। और 9 मई को क्या करता है वहां पे 85 व्यक्ति को, 85 सैनिकों को सजा सुनाया जाता है। जो एकत्रित होकर के एक ग्रुप बना रहे थे उसको सजा सुना दिया जाता है और 85 सैनिक को जेल में डाल दिया जाता है। बस यहीं से कहानी 1857 की क्रांति शुरू होती है। 9 मई को सजा सुनाया गया, 9 मई को रात जेल में डाल दिया गया। और यह बात धीरे धीरे सभी यूपी में फैल जाता है और फैलने के बाद सारे लोग सैनिकों पर ताना मारते हैं कि सब सैनिक चुपचाप बैठा हुआ, इतने सैनिकों को जेल में डाल दिया गया, सजा सुना दिया गया। और इसी पर क्रुद्ध होकर सैनिक, याद रखेंगे यह डेट। यहां तक तो हम देख लिए, तो इसको हम नोट भी कर लेंगे, याद भी कर लेंगे। और उसके बाद क्या होता है यहां पर 10 मई को, अब याद रखेंगे यहां से 9 को सजा सुनाया गया और 10 मई को क्या होता है कि सारे सैनिक वहां के जो है एकत्रित होते हैं, वहां छावनी के एकत्रित होते हैं। और एकत्रित होने के बाद वहां से उस समय जेलर रखता है हिवटे, जेलर का नाम याद रखेंगे हिवटे। जिस जेल में 85 सैनिक को डाला गया था उसका जेलर था हिवटे। हिवटे को सारे सैनिक मार करके वहां से कुछ जो है राइफल को भी लूट लेते हैं और सारे 85 सैनिकों को छुड़ाने के बाद रातों रात वो लोग 10 तारीख की रात में निकल जाते हैं वहां से सैनिक। और वो लोग पहुंचते हैं कहां? दिल्ली। तो शुरुआत कब हुई है? यही 10 मई। हिवटे को मार करके क्या हुआ, सारे सैनिक बंदी को रिहा करा करके कहां चले जाते हैं? दिल्ली। अब दिल्ली में जाने के बाद उस समय मुगल सम्राट पढ़ेंगे, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के दरबार में जाते हैं।
और वहां दरबार में जाने के बाद जस्ट पहुंचे कब दिल्ली, 11 मई को वो लोग कहां पहुंच जाते हैं सैनिक, दिल्ली। और वहां पहुंचने के बाद वो लोग 12 डेट को क्रमवार याद रखेंगे, 12 मई को बहादुर शाह जफर को, किसको, बहादुर शाह जफर को वह लोग सम्राट घोषित कर देते हैं। सम्राट, भारत का सम्राट घोषित कर देता है। अब यहां से प्रारंभ हो जाता है कि भारत का जो है सम्राट कौन बना है, बहादुर शाह जफर। अब यह बात जब पूरे भारत में अंग्रेज अधिकारी को पता चलता है, तब अंग्रेज अधिकारी क्या करता है, तुरंत यहां से जो ही इसकी योजना तैयार होती है। और उस समय जो है बहादुर शाह जफर का एक देखेंगे कि सेनापति रहता है बख्त खां। सेनापति का क्या नाम है, बख्त खां। अब यहां उसका मुख्य सेनापति जो है बख्त खां बनाया जाता है। सारे क्रांतिकारी सैनिक लोग वहां एकत्रित होते हैं और दिल्ली से जो है अंग्रेजों को खदेड़ देते हैं। और वही फिर वहां से अंग्रेज अधिकारी भी क्या करता है, जब पता चलने के बाद कि वहां से सैनिकों को, यहां से बहादुर शाह जफर को निकालने के लिए 2 अंग्रेज अधिकारी को, पढ़ेंगे 2 अंग्रेज अधिकारी को भेजा जाता है। बहादुर शाह जफर को दिल्ली से निकालने के लिए, वहां से क्रांतिकारियों को निकालने के लिए अंग्रेज अधिकारी किसको भेजता है, अंग्रेज अधिकारी, एक का नाम रहता है निकर्सन, याद रखेंगे निकर्सन, यही जाता है बहादुर शाह जफर को निकालने के लिए निकर्सन। और दूसरा जो है आर हर्सन, दोनों। लेकिन यहां इतना सेना, इतना सैनिक उस समय क्रोध में रहते हैं कि कुछ नहीं मारते हैं। उसी समय निकल्सन को मार दिया जाता है। अंग्रेज अधिकारी निकल्सन को क्या होता है कि मार दिया जाता है, मार देता है वहां से। और मारने के बाद आर हर्सन क्या करता है कि इसी समय, पढ़ेंगे हम जब पूरा डिटेल्स में, तो इसमें देखेंगे कुछ जो है कि भारतीय जो है अंग्रेजों का साथ दिए हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आर हर्सन की बहादुर शाह जफर का एक बेटा और एक पोता दोनों वहीं पे रहता है, जिसका नाम रहता है क्या, ख्वाजा जहां बहादुर शाह जफर का पुत्र का नाम रहता है ख्वाजा, और एक रहता है उसका पोता अबू बकर। अबू बकर, यही यहां पे क्या होता है कि निकर्सन तो मारा गया, हर्सन क्या करता है कि बहादुर शाह का पुत्र ख्वाजा जहां और अबू बकर पोता दोनों को बंदी बना लेता है। और बंदी बनाने के बाद क्या होता है, जो ही इसको बंदी बनाया जाता है और उसके बाद उसको बोला जाता है, बहादुर शाह जफर को अंग्रेज अधिकारी हर्सन बोलता है कि आत्मसमर्पण करने के लिए, आत्मसमर्पण करना तो नहीं चाहते हैं लेकिन मजबूर होकर उनसे आत्मसमर्पण करना पड़ता है। किनको, बहादुर शाह जफर को। और बहादुर शाह जफर जो है, पढ़ेंगे 20 सितंबर 1857 को हुमायूं का जो मकबरा रहता है वहीं पे वह आत्मसमर्पण कर देते हैं। अब यहीं से जो है एक चैप्टर समाप्त। 20 सितंबर 1857 को क्या हुआ कि हुमायूं के मकबरा में बहादुर शाह जो है जफर जो है, जो अंतिम मुगल सम्राट होगा, जो यहीं से मुगल कहानी समाप्त हो जाएगी। और यहां से हुमायूं को आत्मसमर्पण करने के बाद इनको पढ़ेंगे कि इनका जो है, इनको अंग्रेज क्या करता है कि रंगून, कहां, रंगून बर्मा में पड़ता है, वहां पे भेज देता है।
कहां भेज दिया? पूछता है कि बहादुर शाह जफर को कहां भेजा गया था? रंगून बर्मा भेज दिया गया, जहां पे उन्हें पढ़ेंगे कि 1862 ईस्वी में मृत्यु। 1862 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है? मृत्यु। और मृत्यु भी कहाँ होता है? बर्मा, रंगून में। और आज भी हम देखेंगे कि उस समय उनके मजार पे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे कि लिखा हुआ है कि बहादुर शाह जफर जो है इतना बदनसीब, बहादुर शाह जफर इतना बदनसीब था कि उसे अपनी मातृभूमि की मिट्टी भी नसीब ना हुई। यह उनके मजार पर लिखा हुआ है। और इसके बाद देखेंगे कि इनका जो सेनापति रहता है वह भी कौन? बख्त खां। यह जो है 13 मई 1859 ईस्वी में मारा जाता है। 13 मई 1859 ईस्वी। तो एक तो हम सबसे पहला देखें, दिल्ली के बारे में पढ़े तो दो चीज हमको यहां से याद रखना है कि दिल्ली का शासक कौन था और इसको रोकने के लिए अंग्रेज अधिकारी किसको किसको? तो एक था निकर्सन और एक था हर्सन को वहां क्या किया गया था? भेजा गया था। कब यह हुआ था? तो 10 मई 12 मई, ये याद रखेंगे कदम। ठीक, यहाँ पे दिल्ली की बात जब करेंगे तो यहाँ पे 11 मई की बात करेंगे, क्योंकि कब पहुंचा है सैनिक? 11 मई को दिल्ली पहुंचा है। और इसके बाद जो ही उनको बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित होता है तो पूरे भारत में एक खुशी की लहर उठती है। सारे लोग एकत्रित होना चाहते हैं और अलग अलग जगहों पे अंग्रेजों का विरोध करना शुरू करते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जस्ट जो पढ़ेंगे आगे, सबसे पहले लखनऊ के बारे में पढ़ेंगे। ये तो मई की कहानी है। इसके बाद देखेंगे कि लगभग 20 दिन बाद लखनऊ में जहां पे रहता है बेगम हजरत महल, नवाबों का शहर बोला जाता है लखनऊ को। और बेगम हजरत महल और जिनके पति का क्या नाम था? वाजिद अली शाह। जब वाजिद अली शाह को क्या होता है कि अंग्रेज जो है बंदी बनाकर मार देता है। और मारने के बाद जो है कि वह जो है एक का नाम रहता है विर्जिल कादिर, जो अल्पायु रहता है। अल्पायु होने के कारण जो है बेगम हजरत महल जो है अपना शासन संभालती है और जिसको अंग्रेज नहीं मानता है। तो अब देखेंगे हम लखनऊ। किधर चलेंगे? लखनऊ। अब यहां से जब लखनऊ में देखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि यह कहानी कब की है? 4 जून 1857। यहां दो देखेंगे कि 4 जून में एक तो इसका हम देखेंगे और एक फिर पढ़ेंगे 4 जून 1857। तो यहां लखनऊ में देखते हैं कि कारण क्या हुआ था। तो यहां का शासक कौन था? वाजिद अली शाह। इनको अंग्रेज जो है बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाने के बाद मार देता है और इसी की पत्नी का नाम है कि पत्नी बेगम हजरत महल। यह जो है अपने कुछ छोटे जो अल्पायु रहने के कारण विर्जिल कादिर को शासक बनाता है, जिसको अंग्रेज जो है नहीं मानता है। इसको शासक वहां का नहीं मानने से इनकार कर देता है। और इनकार करने के बाद जो है इसी कारण से जो है उस समय बेगम हजरत महल जो है लखनऊ में सेना का नेतृत्व करती है। नेतृत्व करने के बाद यहां पे जो है इसको इस समय देखेंगे कि इसको तो पहले आत्मसमर्पण करने के लिए बोला जाता है, लेकिन यह आत्मसमर्पण नहीं। और इसको दबाने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम रहता है कालिन कैंपबेल, सबसे अधिक जो है उस समय
विद्रोह को दबाने का काम यही किया था। कालीन कैंपबेल, कैंपबेल सीधा याद रखेंगे, कैंपबेल अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था? कैंपबेल। बेगम हजरत महल को दबाने का काम कौन कर रहा था? यही कैंपबेल। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक जो घटना इतना कि एक हेनरी लॉरेंस के बारे में पढ़े अवध का। तो हेनरी लॉरेंस को क्या होता है, यहाँ पे हेनरी लॉरेंस को जेल में आग लगा दिया जाता है और इसी में हेनरी लॉरेंस की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु होने के बाद हम देखेंगे कि जो ही तो यहाँ दबाने के लिए सबसे पहले 2 अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था। अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था हैवलॉक व आउटरम को। लेकिन इससे जो है यह दब नहीं पाता है, यह जो है क्रांति दब नहीं पाता है। और जिसके कारण एक देखिए कि हेनरी लॉरेंस का मृत्यु और उसके बाद भेजा जाता है किसको? कालीन कैंपबेल को। और कालीन कैंपबेल इसको आत्मसमर्पण करने के लिए बोलता है, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करती है और वह वहां से लखनऊ से भागकर कहां चली जाती है? नेपाल में। और इसके बाद फिर देखते हैं तो सबसे पहले ग्राफ को देख लेते हैं। जिस ग्राफ को देख लेना है और एक एक करके समझना है कि लखनऊ में समझ लिए कि अंग्रेज अधिकारी कौन था? कालीन कैंपबेल, जो वहां के विद्रोह को दबाया था। विद्रोह कारण क्या था कि वाजिद अली शाह की पत्नी जो बेगम हजरत महल थी, वो उसकी बेनजीर कादिर को शासक बनाई, जिसको अंग्रेज मानने से इनकार कर दिया। और यहां से हम इस ग्राफ को एक नजर देखते हैं, ग्राफ को, और इसके बाद फिर आगे देखते हैं। यहां झांसी, यहां से कौन थी? रानी लक्ष्मी बाई। यह जो है 4 जून 1857। अंग्रेज अधिकारी जो था उसका नाम था यहाँ क्या? अंग्रेज अधिकारी, इसका नाम था जनरल ह्यू रोज। इस क्रांति को दबाने के लिए कौन था वो अंग्रेज अधिकारी? जनरल ह्यू रोज। यहाँ होता क्या है कि पहले कुछ देख लेते हैं कि इसके बचपन का नाम पढ़े थे मणिकर्णिका, पति का नाम गंगाधर राव, जिसको गोद लिया उसका क्या नाम था? दामोदर राव। मणिकर्णिका का नाम जो है, यही जब शादी होता है तो गंगाधर राव शादी होने के बाद यह झांसी के क्या है? शासक हैं। इन्हीं शादी के बाद इनका नाम रखा जाता है रानी लक्ष्मीबाई। और इनके मृत्यु के बाद यह दामोदर राव के नाम के व्यक्ति लड़का को गोद ली थी। और इसी का गोद निषेध अधिनियम का लाभ उठाकर अंग्रेज जो है इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, जिसके कारण जो है लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में भाग ली। कहां से नेतृत्व की थी? झांसी से। यहाँ पे जनरल ह्यू रोज इसको बोलता है आत्मसमर्पण करने, लेकिन नहीं करती और वो चली जाती है कहां? ग्वालियर, जहां पे कौन रहते हैं? तात्या टोपे। अब यहाँ पे क्या होता है कि तात्या यहीं पे ग्वालियर में ही लड़ते हुए यह वीर गति की प्राप्ति होती है। किनको? लक्ष्मीबाई को। कब? 17 जून 1858। किस किले में? ग्वालियर के किले में ही वीर गति की प्राप्ति। अब यहां से क्या होता है कि और पढ़ेंगे कि यही जनरल ह्यू रोज जो है, जनरल ह्यू रोज जो है बोला था कि अगर क्रांतिकारियों में मर्द है तो सिर्फ उस मर्द का कौन है? मर्द झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। काफी इसका बड़ाई किया था कौन? जनरल ह्यू रोज। और इसके बाद हम फिर चलेंगे अब कानपुर के तरफ।
कानपुर में हम देखेंगे उस समय नाना साहब जो 80 वर्ष के हो चुके हैं, जिनका उम्र है 80 वर्ष, इसीलिए वो सिर्फ नेतृत्वकर्ता बन के रहेंगे। उनका काम जो है कानपुर से कौन नेतृत्व करेंगे? नाना साहब तात्या टोपे। यहां पे अंग्रेज अधिकारी जो रहता है वही कैम्पबेल। इनका नाम भी पढ़ेंगे कि नाना साहब का वास्तविक नाम भी एग्जाम में पूछ देता है, तो इनका नाम था वास्तविक नाम घोंघू पंत, और इनका भी पढ़ेंगे वास्तविक नाम तो रामचंद्र पांडुरंग। अब इसके बाद क्या होता है कि नाना साहब तो अल्पायु रहते हैं, यह भी वहां से क्या होते हैं कि नाना साहब भाग कर चले जाते हैं, कहाँ? नेपाल चले जाते हैं। और तात्या टोपे जो हैं यह गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध लड़े हैं। कौन सा? गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला युद्ध पद्धति से। और इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनको भारत का गैरिबाल्डी कहा जाता था। भारत का गैरिबाल्डी, याद रखेंगे, भारत का गैरिबाल्डी जो है किनको? तात्या टोपे। तो ये जो हम देखते हैं गैरिबाल्डी, तो गैरिबाल्डी कौन थे? तो हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे एक इटली का एकीकरण, इटली के एकीकरण जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे गैरिबाल्डी के बारे में कि काफी इनका जो था उसमें योगदान था इटली के एकीकरण में। अब यहाँ तात्या टोपे क्या होता है कि इनके दोस्तों के द्वारा विश्वासघात किया जाता है। दोस्त इन पे क्या करते हैं? विश्वासघात कर देते हैं, और करने के बाद इनको 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में फांसी की सजा। ये कभी नहीं, जंगल में भाग गए थे, लेकिन दोस्त जानकारी दे देता है जिसके कारण ये पकड़ा जाते हैं, और 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा इन्हें हो जाती है। कौन सी? फांसी की सजा। यहां भी एक को देखें, फिर एक अलग जगह पे चलते हैं। अब देखते हैं इलाहाबाद के तरफ। कहां? इलाहाबाद। यहां इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन करेंगे? यहां से हैं लियाकत अली। लियाकत अली यह यहां से नेतृत्व करेंगे 6 जून को 1857। इसको दबाने के लिए यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं उनका नाम रहता है कर्नल नील। कर्नल नील। उसके बाद फिर इलाहाबाद के हम बात चलेंगे 6 नंबर पे फैजाबाद। सब उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। यहां पे थे मौलवी अहमदुल्ला। यह काफी सहयोग किए थे 1857 क्रांति में, काफी इनका भरपूर सहयोग मिला था। इनको पकड़ने के लिए अंग्रेज जो है वो 50,000 का इनाम रखा था। इसको भी अंग्रेज अधिकारी कौन था? कर्नल नील। यहां क्या हुआ था कि 50,000 का था। यहां अंग्रेज का जो है पवार का एक शासक था, पवार का, यही अंग्रेजों का सहयोग कर दिया था, जिसके कारण जो है यह पकड़ा गया था और इन्हें भी मार दिया गया था। फिर इसके बाद है, अब अगला जो है देखेंगे जगदीशपुर। जगदीशपुर के बारे में पढ़ेंगे वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह के बारे में।
किनको देखेंगे? जगदीशपुर, जगदीशपुर। यहां से कौन थे? तो जगदीशपुर के पढ़ेंगे इनके बारे में कि वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह। यह घटना कब का है? तो यहां शुरू हुआ था 12 जून 1857 को, और इसको जब के लिए अंग्रेज अधिकारी जो थे, 2 अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था। विलियम टेलर, एक का नाम था विलियम टेलर और दूसरा का नाम क्या था? ये पहला और दूसरा विसेंट आयर, दोनों को नियुक्त किया गया था। तो यहां जब बिहार में पढ़ेंगे तो इसको तो मुख्य रूप से देखेंगे ही जगदीशपुर के बारे में कि यह जो थे वीर कुंवर सिंह यह जमींदार थे, इनकी जमींदारी चली गई थी, जिस कारण से यह 1857 की क्रांति में भाग लिए थे, और यह भी 80 वर्ष के थे। इनके बारे में जो पढ़ेंगे इतिहासकार लिखा है कि ये अगर जवान होते तो युद्ध बदल गई होती। तो इसमें जमींदार थे, और यह देखेंगे कि पूछता है कि आरा से यह कहां से नेतृत्व कर रहे थे? तो आरा से। अगर फिर एक क्वेश्चन देता है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहां शुरू हुई थी बिहार में, तो इसमें हम याद रखेंगे कि दानापुर छावनी से, दानापुर से ही सर्वप्रथम शुरू हुआ था 1857 की क्रांति में, जो बिहार में दानापुर से शुरू हुआ था, और आरा से नेतृत्व कर रहे थे कौन? वीर कुंवर सिंह। उसके बाद हम देखते हैं एक बरेली के बारे में। यह बरेली जो है यह भी पड़ता है यूपी में, और यहाँ के जो थे खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, यह जो है जून 1857, और यहां भी गए थे वही विसेंट आयर दबाने के लिए, जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी यही गए थे बरेली, खान बहादुर खां के यहाँ। और इनके बारे में जो है बिहार से है, चूंकि बिहार से तो इनको एक और याद रखेंगे कि 26 अप्रैल 1858 में इनकी जो है मृत्यु हुआ था। तो इस प्रकार देखें कि आरा से कौन नेतृत्व कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर के जमींदार थे। वह जो है 12 जून 1857 को भाग लिए, और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो गई। फिर देखे बरेली से देखे कि खान बहादुर खान जो जून 1857 में नेतृत्व कर रहे थे, अंग्रेज अधिकारी विसेंट आयर थे। और इसके बाद जो है कुछ हम मुख्य पॉइंट को देखते हैं कि इस 1857 की क्रांति के समय मुख्य कुछ पॉइंट हैं, तो इसको भी देख लेंगे। मुख्य पॉइंट में सबसे पहला देखेंगे कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय जो था कि ब्रिटेन का शासक, वहां का प्रधानमंत्री कौन था? तो बात कर रहे हैं कब का? 1857। तो यहां देखेंगे कि ब्रिटेन का उस समय प्रधानमंत्री तो इसका नाम था पार्म एस्टन, याद रखेंगे पार्म एस्टन। इसके बाद हम फिर देखेंगे कि जिस समय 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी देखे थे 56 में चला गया था, उसके बाद आया था लॉर्ड कैनिंग। फिर देखेंगे कि उस समय जो था मुगल सम्राट तो पढ़े थे कि बहादुर शाह जफर, और इन्हीं पढ़ेंगे कि अंतिम मुगल सम्राट भी यही होंगे, बहादुर शाह जफर। उसके बाद करेंगे कि इनका जो प्रतीक क्या था, यह जो 1857 की क्रांति चल रही थी तो क्या प्रतीक था?
तो इसका प्रतीक था रोटी व कमल का फूल, रोटी व कमल का फूल। और इसमें पूरे देखेंगे कि अंग्रेज अधिकारी को जो रखा गया था इसको दबाने के लिए, दमनकर्ता के रूप में, तो सब जगह इसका नेतृत्व मुख्य रूप से जो कर रहे थे वो थे कैंपबेल। तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। अब यहां से हम देखेंगे कि इसका परिणाम क्या निकला। तो इसका जो है युद्ध में हम लोग हार गए, भारतीयों की क्या हुई, हार हुई। अंग्रेज इसमें क्या हुआ, चूंकि सभी जगह जो है दमनकर्ता अंग्रेज अधिकारी जो थे युद्ध को दबा दिए। और इस दबाने का कारण मुख्य रूप से देखेंगे कि इस युद्ध में सबसे बड़ी घटना जो हुई है कि शैक्षणिक और शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो थे इस युद्ध में भाग नहीं लिए, यह सबसे बड़ी। दूसरा क्या हुआ कि इसमें जो देखेंगे कि उत्तर भारत में यह व्यापक रूप से चला। और उत्तर भारत की भी अगर बात करेंगे तो देखते हैं हम यूपी में, दिल्ली में, इसी साइड में। फिर ऊपर जब हम जाएंगे कश्मीर के तरफ, पंजाब के तरफ, हरियाणा के तरफ, दक्षिण भारत में भी छोटे कुछ जगहों पर इसका जो है प्रभाव पड़ा है, लेकिन अधिकांश जगहों पर जो है इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं हुआ है। तो वो लोग जो थे वो लोग जब पढ़ेंगे कि आगे हम देखेंगे अगला वीडियो में कि किस प्रकार अंग्रेजों का सहयोग किए। अगर वो लोग अंग्रेज का सहयोग न किए होते, अगर पंजाब से सिख 1857 क्रांति में भाग ले लिए होते, तो यह युद्ध जो है कभी भी हार नहीं होती, युद्ध जीत जाते। तो इसके परिणाम क्या निकले और हारने के कारण क्या थे कि एक तो नेतृत्वकर्ता का अभाव था, कि नेतृत्व विहीन यह जो था क्रांति, कि नेतृत्वकर्ता यहाँ नहीं थे, संगठन का यहाँ अभाव था, अस्त्र की यहाँ कमी थी। यहाँ अलग अलग जगहों पर एक रणनीति तैयार नहीं किया गया। रणनीति तैयार हुआ था कि 31 मई को जो है शुरू किया जाएगा, लेकिन हम पढ़े कि यहाँ 10 मई से ही क्या हुआ, शुरू हो गया। यानी रणनीति सही नहीं बन पाई, नेतृत्वकर्ता का अभाव, सही संगठन का अभाव और अधिकांश लोगों का इसमें सहयोग नहीं मिला था। अगर शिक्षित वर्ग, जमींदार, बहुत जमींदार इसमें सहयोग किए हैं, लेकिन बहुत जगह जो है जमींदार सहयोग नहीं किए हैं और अंग्रेजों का सहयोग कर दिए हैं। तो अगला जो हम देखेंगे कि एक और वीडियो बनेगा इस पे, और उसमें देखेंगे कि किस प्रकार इसमें क्वेश्चन को राइज किया गया है और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। क्वेश्चन भी आगे देखेंगे, परिणाम क्या निकल के आया और बहुत व्यापक परिणाम पड़ा। यहां से देखेंगे EIC हम लोग पढ़ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां से यह ईस्ट इंडिया कंपनी जो है समाप्त हो जाएगी। यहां से सीधा भारत का नेतृत्व करता, वहां से ब्रिटेन से होगा, तो इसका प्रभाव भी पड़ेगा। और अब धीरे धीरे हम जो है आजादी की तरफ बढ़ेंगे। क्रांति शुरू हुई है और क्रांति 1947 में जाकर के पढ़ेंगे कि 1942 अंतिम क्रांति होगा और वहां से समाप्त होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।